देखिए होना तो यही चाहिए और इस क्योंकि अब जैसे-जैसे हम आगे चल रहे हैं तो अब जो है ये वाले केसेस ज़्यादा देखने में आते हैं। पहले इस तरह की चीज़ें नहीं आई थी, इनफैक्ट मेरे पास जो सबसे पहले आई थी वो वजिया ही आई थी। उनसे पहले मुझे भी इतना पता था कि जी ऑटिज़्म भी होता है या बच्चों में चाइल्ड डिप्रेशन भी होता है, उसके बाद से बच्चे आने लगे। तो अब इतनी उस तरीके की चीज़ें अभी तक तो इस तरह से नहीं हैं, लेकिन हाँ, आने वाले वक़्तों में आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें होंगी और होनी भी चाहिए। इसलिए कि जो स्पेशल नीड का बच्चा है, उसको तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता ना माँ पाल रही है या बाप पाल रहा है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं। अब जैसे हमारे केस में अगर बच्चे को जैसे थेरेपीज़ की ज़रूरत है, हमारे यहाँ एक और जो है मिसकंसेप्शन ये है कि अक्सर बाप तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता कि बच्चे को प्रॉब्लम भी है। एग्जैक्टली क्योंकि हमारे बिल्कुल यही है। वो इस बात को हमारे इवन के वजिया वाले केस में ही अगर मैं बताऊँ आपको तो वो इस बात को उन्होंने कभी एडमिट ही नहीं किया कि ये स्पेशल नीड है, ना ही कोर्ट को वो चीज़ तरीके से समझ आती थी। कुछ जजेस क्योंकि जजेस भी कोई एक परमानेंटली तो नहीं रहते, डिफरेंट आते रहते हैं। कुछ को वो चीज़ समझ आती है, कुछ को वो चीज़ नहीं समझ आती। क्योंकि हमें उसको अब थेरेपीज़ की ज़रूरत है या उसको सेशंस की ज़रूरत है, तो ये इसमें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये हाँ, अवेयरनेस बिल्कुल देनी चाहिए, कोर्टों को भी होनी चाहिए सबको कि भई अगर स्पेशल नीड का बच्चा है तो उसको ये उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके साथ-साथ उसकी माँ के लिए भी मैं समझती हूँ कि माँ को भी देखिए माँ अगर सिर्फ़ अगर आप फ़र्ज़ करें आप 10,000 रुपए महीने के दे रहे हैं, बाप दे रहा है। अब उसमें वो माँ उस बच्चे को लेके मुख्तलिफ थेरेपिस्ट के पास भी जा रही है, हॉस्पिटल भी जा रही है, सारा कुछ तो ये उसके साथ ज़्यादती होती है वैसे। कि उसको सिर्फ़ एक अमाउंट दे दिया जाए और बाकी ये चीज़ नहीं करे क्योंकि अदर पेरेंट जो होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई करे, नॉर्मली करते नहीं है। उनको ये होता है कि नहीं वो बच्चे को ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि कुछ बच्चे देखने में उनको नहीं लगता कि ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम होता है क्योंकि स्पेशल स्कूल्स में जाते हैं। वो जब स्पेशल स्कूल में बच्चा जा रहा है इसका मतलब है कि वो स्पेशल है। उसको वो सारी चीज़ें चाहिए जो एक स्पेशल चाइल्ड को चाहिए होती हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि हमें क्या प्रूफ्स देने पड़ते हैं कोर्ट को कि हमारा बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ है? क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए होती हैं हमें? सॉरी? मैंने ये पूछा है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशंस हमें चाहिए होती हैं, ये प्रूव करने के लिए कि हमारा बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ है? डॉक्यूमेंटेशंस क्या-क्या होती हैं? कोर्ट किस तरह जो है वो सैटिस्फाइड होती है कि वाक़ई बच्चा जो है वो स्पेशल नीड्स के साथ है? देखिए, अब तो मेडिकल साइंस इतनी ज़्यादा हो गई है एडवांस कि ये सारी चीज़ें तो मालूम की जा सकती हैं। बच्चे के सारे असेसमेंट्स होते हैं। अब तो बहुत सारी जगहों में होती हैं ये चीज़ें कि उससे ये कर सकते हैं। जैसे हमने अपने केसेज़ में हम सारे रिपोर्ट्स लगाते हैं। आप उन डॉक्टर्स को कोर्ट में बुला सकते हैं जो जो मुख्तलिफ साइकियाट्रिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं। आप खुद एक चीज़ कह रही हैं, आपके पास भी ऐसे बच्चे आते हैं, तो उनमें सर्टिफ़िकेट दिए जा सकते हैं कि अगर कोर्ट को दूसरा कोर्ट के पास तो पैरेंटल ज्यूरिसडिक्शन है, कोर्ट तो खुद चेक भी करवा सकती है कि आया है ऐसा या नहीं है। अच्छा शाज़िया मुझे ये बताइएगा कि तो 18 उस ईयर्स के बाद मेंटेनेंस अलाउ होती है? देखिए मेंटेनेंस की जहाँ तक बात है तो मेंटेनेंस अब 2 चीज़ें, एक तो नॉर्मल बच्चों की मेंटेनेंस हो गई, एक स्पेशल नीड्स के बच्चों की मेंटेनेंस हो गई। तो मेंटेनेंस में पहला हमारा शरीयत भी हमारी यही कहती है, लॉ भी यही कहता है कि जी बाप ने मेंटेन करना है। अब बाप ने मेंटेन करना है और कितना करना है, जितनी उसकी इनकम है उस हिसाब से करना है। अब हमारे यहाँ आपको पता है कि जो लोग आते हैं वो आके ये कहते हैं कि जी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, हम तो कुछ अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। तो पहले तो मेंटेनेंस जो अलाउंस बच्चों को मिलता है मोस्टली वो वैसे ही कम होता है। ऊपर से जब स्पेशल नीड का बच्चा है और वो अगर जैसे 18 इयर्स का आप कह रही हैं तो 18 इयर्स वाले तक तो होता है कि जी सिर्फ़ हमने लड़का है तो 18 साल का तक देना, ऐसा नहीं है। आपने स्पेशल नीड के बच्चे को तो लाइफ़ टाइम मेंटेन करना है। वो जिस माँ मेंटेन करे, बाप मेंटेन करे, जो भी कर रहा है, लेकिन उसको लाइफ टाइम आपने मेंटेन करना, वो तो खुद नहीं कर सकता। या तो वो कोई ऐसा बच्चा है कि जो जिसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे चल के कोई काम करने लगता है, कुछ अर्निंग करने लगता है, तो अलग बात है। अदरवाइज़ आपने उसको मेंटेन करना। और अगर नॉर्मल बच्चा है और वो पढ़ रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो भी वो लड़का है, तो भी बाप उसको मेंटेन करेगा अनटिल एंड अनलेस कि वो खुद से कोई अर्निंग ना स्टार्ट कर दे, खुद से काम ना करने लगे। लड़कों के लिए ये है। लड़कियों के लिए तो ये है कि आपने उनको जब तक उनकी शादियाँ नहीं हो जाती, आपने उनको मेंटेन करना है। थैंक यू शाज़िया। शाज़िया, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेंटेनेंस के लिए हम जाते हैं, मेंटेनेंस फाइल करने के लिए असेसमेंट रिपोर्ट्स के अलावा हम ऐसे क्या प्रूफ्स दे सकते हैं जिसकी बेसिस पे मुझे हमें बच्चे की एजुकेशन और थेरेपीज अलाउ हो जाएं, उनका अलाउंस हमें मिलना शुरू हो जाए?
देखिए, ये नॉर्मली क्या होता है कि जब हम मेंटेनेंस के लिए जब मेंटेनेंस का हम सूट फाइल करते हैं तो उसके साथ हम एक एप्लीकेशन लगाते हैं जिसको 17A की एप्लीकेशन होती है। 17A बेसिकली क्या चीज़ होती है कि एक जब तक केस डिसाइड होता, जब तक इंटरिम मेंटेनेंस पेरेंट को जो भी जिसके पास भी कस्टडी है, खातून के पास अगर है तो, वो उसको मिलना शुरू हो जाना चाहिए ताकि वो केस तो डिसाइड होने में 2 साल भी लग जाते हैं, ज़्यादा भी लग जाता है टाइम, तो उसमें उस वक़्त तक बच्चा सफ़र ना करे, यानी उसकी स्कूलिंग और ये चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि मेंटेनेंस जो है वो उसका एक डॉक्यूमेंट जैसे आप कह रही हैं, तो भई हमें एक तो होता है नॉर्मल मेंटेनेंस डे टू डे के बच्चे का खाना-पीना, रहना, ये हो गया। दूसरी ये होती है चीज़ कि उसकी स्कूलिंग हो गई, अगर वो स्कूल जाता है, तो उसके एजुकेशन से रिलेटेड जो एक्सपेंस हो गए वो। अब तीसरी चीज़ होती है कि जो बच्चा स्पेशल नीड वाला बच्चा है, तो उसका मेडिकल है। अब मेडिकल हमें वो प्रूव करने के लिए जो हमारे उसके असेसमेंट्स हैं या अब आपको पता है मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट होते हैं, ये होते हैं, मेडिकल रिपोर्ट जो होती है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें कोर्ट में लगानी चाहिए और ऑन द बेसिस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट ये कोर्ट से ये करना चाहिए कि भई ये मेंटेनेंस में इंक्लूड नहीं किया जाए। जो मेंटेनेंस है ये तो मेडिकल एक्सपेंस है, मेडिकल एक्सपेंस को सेपरेटली ही होना चाहिए और अगर किसी पेरेंट को लेट सपोज कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि जी हम इसको पैसे खातून को हमने नहीं पैसे देने, ये हम इसको क्यों दें, हम डायरेक्टली देंगे। तो ऐसे में ये होना चाहिए कि जी ठीक है, जो भी मेडिकल एक्सपेंस है खातून अगर कर रही है तो वो सारे बिल दे, वो या तो इसको रीइंबर्स करे या फिर ये कि जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ जाए और वो पेमेंट खुद करे। अच्छा, अगर जैसे कोर्ट अलाउ कर देती है मेंटेनेंस और बाप नहीं सॉरी, पे कर रहा, वो अबाइड नहीं कर रहा कोर्ट के ऑर्डर को, तो क्या किया जा सकता है? वो अरेस्ट करवा सकते हैं उसको, उसके ऊपर तो उसने करना है ये। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि नॉर्मली कोर्टों में एक चीज़ जो होती है वो ये होती है कि मेंटेनेंस जैसे सपोज माँ कह रही है कि बाप लाख रुपए कमा रहा है, बाप आके कहते हैं नहीं जी मैं 25,000 रुपए कमा रहा हूँ, तो कोर्ट कहती है कि अच्छा जी ठीक है जी 5,000 रुपए बच्चे की मेंटेनेंस कर दो फिर देखेंगे। ये चीज़ बहुत सारे लोग फेस करते हैं, ये इसका तरीक़ाकारी गलत है क्योंकि लॉ खुद उसमें सेक्शन 17A में जब आप देखें उसका 1 से 4 जो सबसेक्शंस हैं उसके अंदर ये बताया हुआ है, कोर्ट खुद ये करेगी। कोर्ट को अगर आप तो ये तो हम डॉक्यूमेंट देते हैं, अक्सर लोग सैलरी स्लिप भी लगाते हैं, ये सारी चीज़ें लगाते हैं। तो कोर्ट उसको ना भी अगर देखे और कोर्ट को लगता है कि जी हम ज़्यादा लगा रहे हैं, तो कोर्ट के पास पावर होती है कि कोर्ट खुद वेरीफाई कराए जिस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे भी बंदा जॉब करता है, वहाँ से आप एक सर्टिफिकेट ले लें, वहाँ से आप चेक करवा लें, जिस भी मोड से आपने चेक करा। किसी को समन करना तो वो भी कर सकते हैं जो आके बताएं कि इस बंदे की सैलरी क्या है, उसके हिसाब से फिर मेंटेनेंस होगी। लेकिन मेडिकल एक्सपेंस की जहाँ तक फर्ज करें एक बंदा 25,000 कमा रहा है, लेकिन अब बच्चा स्पेशल नीड का है और वो घर में रह रहा है, सेपरेशन नहीं हुई, तो भी तो माँ-बाप ने करना ही होता है ना किसी न किसी तरीके से उसका वो जो भी ट्रीटमेंट है। इसी तरीके से कोर्ट में भी यही होता है कि कोर्ट में अगर बच्चा है तो उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए सारी, जो लॉ तो देता है। अब कोर्टों में ये है कि अब कोर्ट ने अलाउ कर दिया, बाप नहीं दे रहा, ये भी चीज़ बहुत देखने में आती है जी, कोर्ट ने कहा कि जी इसके मेडिकल एक्सपेंस आप पे करें, बाप नहीं देता एक्सपेंस, उसके लिए क्या करें, तो उसमें उसकी एप्लीकेशन लगाएं, डिफेंस स्टक ऑफ हो जाता है अगर वो नहीं मेंटेन कर रहा, उसके अगेंस्ट डिक्री भी हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, क्योंकि माँ के ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई है स्पेशल नीड्स के बच्चे को रेज़ करने की, तो कोर्ट क्या माँ के लिए कुछ मेंटेनेंस अलाउ कर सकता है इन केस ऑफ सेपरेशन एंड इन केस ऑफ डिवोर्स? देखिए, कोर्ट तो नहीं करता, अब तक तो मैंने नहीं ऐसी कोई चीज़ देखी कि कोर्ट ने की है। हाँ, होनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अगर माँ है तो वो उसके लिए करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली यही होता है कि जो कोर्ट ने एक बच्चे के लिए कर दिया, क्योंकि बाप आके यही कहता है कि भई ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, तो इसका ज़िम्मेदारी तो मेरी नहीं है, अलग है जो वो उसके साथ उसको टाइम देना, वो सारी चीज़ें तो उसको देना तो चाहिए, लेकिन अभी तक कोर्ट में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। मोस्टली यही है कि बच्चे की मेंटेनेंस दी जाती है, जो भी, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है या स्पेशल नीड का बच्चा है। अच्छा, ऐसा है कि शाज़िया, एक सवाल है जो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि गार्डियनशिप और कस्टडी, परमानेंट कस्टडी, इसमें क्या फ़र्क है और गार्डियनशिप कैसे ली जा सकती है, इसका क्या तरीक़ाकार है?
देखिए, गार्जियनशिप और कस्टडी दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। गार्जियन एंड वार्ड के तहत दोनों फाइल होते हैं। गार्जियन एंड वार्ड में सेक्शन 25 फाइल होता है, जो होता है कि कस्टडी हु इज एंटाइटल्ड फॉर द कस्टडी ऑफ माइनर। उसी तरीके से उसी लॉ के अंदर सेक्शन 7 और 10 होते हैं, जो गार्जियनशिप सर्टिफिकेट के लिए होते हैं। कस्टडी ये डिसाइड करती है कि कस्टडी किसके पास होनी चाहिए, और गार्जियनशिप ये डिसाइड करती है कि जी कस्टडी ठीक है, कस्टडी एक पेरेंट के पास है, लेकिन गार्जियनशिप दूसरा भी ले सकता है। अब नॉर्मली हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस ये है कि जिनके पास पेरेंट के पास पहले ये होता था कि फादर को ज़रूरत नहीं होती थी गार्जियनशिप की। अगर उसके पास बच्चा है भी तो वो उसको अब्रॉड भी ले जा सकता था, सारी चीज़ें करता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फादर को भी गार्जियनशिप की ज़रूरत पड़ती है। आपने कस्टडी ले ली, ठीक है, बच्चा आपके पास आ गया, अब दूसरे पेरेंट को विजिटेशन राइट होता है। एक को कस्टडी दी जाती है, एक को विजिटेशन होता है। अब आपका बच्चा स्पेशल नीड का, अब आपने उसको डॉक्टर्स के पास भी ले जाना है, आपने उसको आपको कहीं से पता चलता है कि जी इसका फलानी जगह पर ट्रीटमेंट हो सकता है, तो आप, क्योंकि कस्टडी में कुछ चीज़ें ऐसी डिसाइड हुई होती हैं कि आप उसको बाहर नहीं ले जा सकते, या अगर आपका केस चल रहा है सेक्शन 25 का कस्टडी का, तो उस वक्त तक भी आपको बच्चे को नहीं ले जा सकते, ठीक है, जब तक वो। अच्छा, एक और चीज़ ये होती है कि अगर आपने माँ ने फाइल किया लेट सपोज गार्जियनशिप और बाप ने फाइल किया हुआ कस्टडी, तो पहले डिसाइड होगा कि कस्टडी किसके पास जानी चाहिए, गार्जियनशिप बाद में डिसाइड होगा। फिर दूसरा आपने पूछा कि जी गार्जियनशिप जो है वो किस तरह से उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो गार्जियनशिप का प्रोसीजर ये होता है कि नॉर्मली केस फाइल होता है, अदर साइड पार्टी बनती है, जो भी उसका बाप होता है, जो भी होता है। और अगर इन केस बाप नहीं है, देखिए कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके बाप की डेथ हुई हुई है, वो माँ के पास है, उसको भी गार्जियनशिप चाहिए होता है, जो दादा दादी के अगेंस्ट फाइल होता है। गार्जियनशिप लिया इसलिए जाता है कि आपने नादरा में जाना है, पासपोर्ट ऑफिस जाना है, या बच्चे की और भी इस तरह की चीज़ें, बर्थ सर्टिफिकेट है, उसका फॉर्म भी है, जो भी चीज़ें बनानी है, वो विदाउट गार्जियनशिप सर्टिफिकेट आप नहीं बना सकते। क्योंकि गार्जियनशिप सर्टिफिकेट ये होता है कि आपको एक डॉक्यूमेंट दे दिया गया जिसके तहत आप उस बच्चे की से जो भी रिलेटेड चीज़ें उनको डिसाइड कर सकते हैं उसके बिहाफ पर, जो दोनों पेरेंट्स मिलके करते हैं। जैसे दो लोग साथ रह रहे हैं और वो पासपोर्ट के लिए जा रहे हैं, दोनों की ज़रूरत है। अब एक नहीं है, उसके लिए फिर क्या करें, तो उसके लिए फिर हमें गार्जियनशिप चाहिए होता है, जिसमें हम जाके, ये अंडर 18 बच्चों की बात हो रही है कि जो अंडर 18 है उनके लिए माँ ने गार्जियनशिप ले लिया और उसके बाद जाके वो जो चीज़ बनवाती है, या बाप ने ले लिया, या उनको मुल्क से बाहर ले जा रही है। अब वो बच्चे जो अबव 18 है उनके लिए, नॉर्मल बच्चों के लिए तो ज़रूरत नहीं होती, वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल नीड के जो लोग होते हैं उनके लिए, चाहे वो बच्चे हों या जो भी हैं, उसमें अगर आपने पहले नहीं लिया, 18-20 साल 22 साल का बच्चा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे होते हैं, या जो होते बहुत सारे हमारे ये ऐसे भी लोग हैं जो हम देखते हैं कि जी बहुत एजेड भी हो गए लेकिन वो ऐसे ही अब नॉर्मल है तो वैसे ही पड़े, तो उनके लिए भी मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, गार्जियनशिप सर्टिफिकेट ले सकते हैं कोर्ट से जाकर, जिसमें अच्छा, आप उसकी प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा सवाल आया है कि अगर दोनों पेरेंट्स में से कोई भी कस्टडी ना लेना चाहे बच्चे की, तो फिर क्या होगा? फिर स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, उसको किसी इदारे में डाला जाएगा स्टेट की तरफ मुख्तलिफ से इदारे बच्चे को? जैसे अब बने हुए हैं। जाहिर सी बात है, जब दोनों पेरेंट्स नहीं लेंगे तो उसके बाद स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल होती है ना, तो जो भी इस तरह के इदारे बने हुए फिर उन इदारों में उनको छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, आई हैव सीन सच चिल्ड्रन इन दारुल सुकून। यहाँ कश्मीर रोड पे बहुत बड़ा इदारा है जहाँ बच्चों को, स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं ज़्यादातर, या तो पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते या फिर कुछ और रीजंस बनते हैं, तो वो वहाँ पे बच्चों को छोड़ जाते हैं, लेकिन बच्चों की बहुत अच्छी और बेहतर किफालत हो रही है वहाँ पे। बहुत सारे हैं ऐसे जगह हैं अब बने हुए, लेकिन एक और चीज़ एक्चुअली ये है कि हमारे यहाँ लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनका बच्चा स्पेशल नीड का है। हम उसको फ़र्ज़ करें कि बच्चा छोटा है और वो अभी बोल नहीं रहा टाइम पे, या अगर बोल भी रहा है तो वो पढ़ नहीं रहा उस तरीके से जैसे उसके साथ के बच्चे पढ़ते, तो हम उसको वैसे ही मार पीट के कर रहे होते हैं कि पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देना, हम उस तरफ नहीं जाते। अब फिर भी थोड़ा-सा ये हुआ, अभी की जो जनरेशन है उसमें वो थोड़ा-सा लोग जो है वो देखते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है, लेकिन पहले तो इसी तरीके से होता था कि वो बेचारे मार-पीट के या तो उसको कोई मदरसे में जमा करवा देते थे कि ये पढ़ता नहीं है, और या फिर ये वो ऐसे ही रुलते रहते थे। लेकिन अब ये थोड़ा-सा बेहतर हुआ है, तो इसलिए पेरेंट्स के लिए भी यही है कि वो बच्चों को अपना मॉनिटर करते रहें, उनको देखते रहें अर्ली एज से ही कि उनको अगर इस तरह का है तो, क्योंकि जो चीज़ इनिशियली कंट्रोल की जा सकती है वो इतने बड़े बच्चे जब हो जाते हैं उस वक़्त नहीं की जा सकती। तो
ये है। अच्छा, इन केस अगर पेरेंट्स से कोई एक शादी कर लेता है, तो फिर कस्टडी कैसे डिसाइड होती है? माँ शादी कर लेती है या बाप शादी कर लेता है? कोई भी शादी कर लेता है, फादर अगर शादी कर लेता है और उसके पास बच्चे हैं, कस्टडी कोर्ट ने उनको दी हुई है, फादर को दी हुई है, तो क्या इसमें क्या हम कर सकते हैं? मदर के लिए क्या हो सकता देखिए, है? फादर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फादर अगर कस्टडी उसके पास है और माँ के पास विजिटेशन है और वो शादी कर लेता है, तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो बच्चों को वापस लाके दे। हाँ, माँ के लिए थोड़ा-सा ये है कि माँ का राइट ऑफ कस्टडी होता है कि वो लूज़ कर जाती है अगर वो शादी कर लेती है। लेकिन अगर माँ ऐसी है कि वही बच्चों को प्रॉपर्ली लुक आफ्टर कर रही है, देख सकती है, और बाप ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को देख सकते हैं, तो फिर रख सकती है माँ, और शादी के बाद भी रख सकती है साथ। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है लॉज़ के अंदर कि हज़ाना का जो पीरियड होता है, थोड़ा-सा आप उसको डिटेल में बताएँगे कि हज़ाना का पीरियड क्या होता है ये? हज़ानत का पीरियड बेसिकली वो पीरियड होता है जब बच्चा छोटा होता है, वो माँ के बगैर नहीं रह सकता। नॉर्मली 7 इयर्स का जो टाइम जो है वो बेसिकली हज़ानत का ही पीरियड होता है, जिसमें शरीयत ने एक चीज़ कर दी है कि इतने बच्चे को माँ से अलग नहीं किया जा सकता, वो माँ के साथ ही रहे। तो ये होता है हज़ानत पीरियड, जिसमें माँ से आप कस्टडी ले नहीं सकते। लेकिन अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं लाइक कि माँ मर जाती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी माँ जो वो बर्थ के टाइम पे उसकी डेथ हो गई, तो वो बच्चा कहाँ जाए? डेफिनेटली फिर वो बाप के पास ही जाता है, या फिर अगर बाप नहीं देख सकता तो फिर वो नानी के पास रहता है, नानी देखेगी उसको। अच्छा, मेंटेनेंस के हवाले से मेरा एक क्वेश्चन है कि कोर्ट ने जैसे बच्चे की स्पेशल नीड्स के बच्चे की मेंटेनेंस अलाउ कर दी है, बट इट इज़ नॉट इनफ। सो कैन वी गो फॉर अपील? अपील का कोई प्रोसेस है नहीं, इसमें? एनहेंसमेंट बिल्कुल अपील में भी जा सकते हैं। और अगर जैसे आपका सूट डिसाइड हो गया, उसमें सारी चीज़ें हो गई, जो भी मेंटेनेंस था। एक चीज़ और होती है कि जैसे आपके बच्चे को 20,000 उस वक़्त मिल रहा है, वो आज से 5 साल पहले मिलता था, तो वो अभी तक 10% उसमें इंक्रीज़ होके वही उतना बना। लेकिन अब क्योंकि बच्चे की आपकी कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हुई हैं जो ज़रूरत है, तो आप उस डिक्री हुए सूट में भी एनहांसमेंट का सूट फाइल कर सकती हैं। एक तो चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको लगता है कि जी मेंटेनेंस अमाउंट कोर्ट ने दिया तो है, लेकिन ये इनफ नहीं है, तो आप उसके लिए अपील में जा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल जो काफ़ी पेरेंट्स ने हमें भेजा है, जिनके बच्चे एडल्ट हैं इस वक्त और वो जुड़े हुए हैं आपस में पेरेंट्स, के आफ्टर अस, तो वो पहले से कोई ट्रस्ट की सूरत में बंदोबस्त करना चाहते हैं बच्चे के लिए। वो ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान का कानून ट्रस्ट बनाने के बारे में क्या कहता है? और साथ ही मैं एक और सवाल करूँगी कि अगर पेरेंट्स कोई विल बनाते हैं, तो हमारे कानून के मुताबिक उस विल या वसीयत की क्या हैसियत है? पहले तो आप ट्रस्ट फॉर्मेशन के बारे में बताइए हमें, और उसके बाद फिर आप हमें वसीयत के बारे में बताइए। कीजिएगा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। देखिए, एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो ये है कि ट्रस्ट, वालिदैन को ये फिक्र होती है कि जब वो नहीं रहेंगे तो स्पेशल नीड का जो बच्चा है वो कुछ कमा नहीं रहा, तो उसके लिए वो अपने जमा पूंजी से मुझे एक रिपीट ट्रस्ट। कीजिएगा, सॉरी, आप क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मुझे आवाज़। हेलो, आप सुन रहे हैं? मेरी आवाज़ आ रजिया, रही है? अगर आपकी आवाज़ क्लियर जाए तो आप ये सवाल करें। ठीक है। शाजिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, 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 जी। जी, वो ये पूछना चाह रही हैं कि कुछ पेरेंट्स का ये क्वेश्चन आया है जिनके स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, कि माने कि हम हमेशा तो ज़िंदा नहीं रहेंगे, राइट? तो हम अपनी ज़िंदगी में बच्चों के लिए कोई ऐसा ट्रस्ट फॉर्म कर सकते हैं कि हमारे मरने के बाद बच्चों को वहाँ से फंड्स मिलते रहें, और कौन उस फंड को लुक आफ्टर कर सकते हैं? तो ऐसा कोई फंड बनाया जा सकता है हमारे स्पेशल नीड्स के बच्चे के लिए? ट्रस्ट का तरीक़ाकार। जैसे देखिए, ट्रस्ट का तो पूरा लॉ मौजूद है, पूरा है, एक प्रॉपरली एक चीज़ है कि ट्रस्ट में, हाँ, जैसे फर्ज करें कि आपका बच्चा है, आपको 4-6 लोग मिलके आपने कोई हॉस्पिटल बना दिया, कुछ बना दिया ऐसी चीज़, और जिसमें ये कर दिया कि जी ये ट्रस्ट, ये इनसे जो इनकम जनरेट होगी ये इन बच्चों को जाएगी, तो ऐसे तो बना सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है कि हाँ, स्पेशल नीड के बच्चे के लिए फिर आपको उसके साथ कोई ना कोई उसका ऐसा भी वो करना पड़ेगा कि जी इस बंदे को हम अपॉइंट कर रहे हैं कि हमारे बाद जो है वो ये इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो ये चीज़ ट्रांसफ़र होती रहेगी। फिर फर्ज करेंगे जिसको अपॉइंट किया, कल को वो नहीं रहता, तो वो उसके बाद कौन देखेगा? तो ये पूरा ट्रस्ट, एक प्रॉपर ट्रस्ट का लॉ मौजूद है, बना सकते हैं। यानी कि बनाया जा सकता है।